साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर गिरीश चंद मक्कड़ जी के साथ। मक्कड़ जी पुरुष बांझपन पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और वो यहाँ पे मक्कड़ मेडिकल सेंटर आपका अपना है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से पुरुषों के बांझपन पर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपने कैसे शुरू किया था, थोड़ा सा ये बताइए कि लखनऊ तो बड़ा छोटा शहर था इस विषय पे बात करने के लिए। चूँकि हम सर्जन हैं तो हमारे फील्ड में इंटरफेरेंस रहता है। जब मैं एमएस कर रहा था तभी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था कि पुरुषों में क्या क्या रोग हो सकते हैं जो लंबे से परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो तो हमारा फिर छूट गया। जब मेरी शादी हुई तो जब मेरी पत्नी ने प्रैक्टिस शुरू की तो उनका इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा रुझान था। तो वो धीरे धीरे उनको रुझान बढ़ने लगा। जब उनका रुझान बढ़ने लगा तो मानी बात है कि पुरुष के कुछ मरीज मेरे पास आने शुरू हुए, लेकिन हम चूंकि उसमें कोई इंटरेस्ट रखते नहीं थे पहले, तो हम सारे मरीजों को बॉम्बे भेज देते थे इलाज के लिए। अब एक तो महंगा, एक जाने की असुविधा, रहने की असुविधा, तो मेजॉरिटी मरीज वहाँ से संतुष्ट होकर नहीं लौट रहे थे। डॉक्टर साहब एक बार गए, दो बार गए, कितनी बार जाए बताइए आप। फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग दी जाके विदेश जाके कि आखिर ये है क्या, कि पुरुष बांझपन है या जो भी कारण है, इसमें एक स्पेशल ट्रेनिंग दी। फिर मैं इसमें धीरे धीरे जुड़ा। बट अजीब सी बात है कि 90 दशक में तक हम लोग चल रहे थे तो यदा कदा मरीज आते थे कि जिनको की परेशानी होती थी। खैर जो भी आते थे वो इलाज करते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दशकों से एकदम से बाढ़ आ गई है। अब ये बाढ़ का कारण हम लोग हैं कि जो जागरूक हो गए हैं कि या मरीज भी है, दोनों या हालात है या कुछ ऐसा हो रहा है जो ये चीज बढ़ रहा है। तो अभी क्या हालत हो गई है कि आज की तारीख में अगर गौर करें, अगर एक दंपति को देखते हैं कि जिसके संतान नहीं हो रही है तो अमूमन 50% चांस है कि वो कारण स्त्री में मिलेगा। यानी कि 30% स्त्री में मान लीजिए, 30% पुरुष में, जो कि उनकी अपनी वजह से, और 20% दोनों होता है। तो कहने का है कि मोटा मोटा 50% स्त्री कारण है, 50% पुरुष कारण है। लेकिन अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी भी पुरुष इस बात को मानते नहीं कि हमारा भी इसमें कोई योगदान है। हम हमेशा कहते हैं कि भाई पुरुषों का उतना ही योगदान जितना स्त्रियों का है। तो जब एक शादी होती है, एक नव दंपति होते हैं, समय साल 2 साल समय के बाद अगर संतान नहीं होती हैं तो विचार में स्त्री आती पहले, पुरुष नहीं आता। इसी की वजह से बांझपन होगा कि क्योंकि बाबा आदम के जमाने से हम सुनते आ रहे हैं कि बांझ स्त्री, बांझपन, हर लेख पढ़ा हमने जिंदगी में, जो भी आर्टिकल्स पढ़े वो सब स्त्री पे ही केंद्रित रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पुरुष भी बराबर के भागीदार हैं। लेकिन इस बात को अभी समाज में समझना जरूरी हो गया है। हम मरीजों से और डॉक्टरों से भी जब मुलाकात होती है, मैं ये कहता हूँ कि जब आपके पास एक दंपति आता है या एक स्त्री भी आती है कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, 2 साल शादी की, 3 शादी हो गए हैं, तो हम तयशुदा बात है कि पुरुष साथ में नहीं आता है। बस अगर पढ़े लिखे लोग हैं, लव मैरिज है, तो पुरुष साथ में आते हैं और अच्छी जगह सेंटर्स में पुरुष जाते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया कि पुरुष नहीं जाते हैं। भाई तो काम स्त्री का है, वो जाके अपने जांच करा, मैं क्या करूँ उसमें, ये सोच है, मैं क्या करूँ बताओ। वो बात भी सही भी गलत भी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर शुरू में अगर पुरुष पहले साथ में आ जाए और अगर दोनों की जांच साथ में शुरू की जाए तो बहुत जल्दी फायदा होगा। कारण कि पुरुष की जांचें बहुत कम होती हैं, 1-2 जांच में ही पुरुष के बारे में मालूम होता है कि ये इसमें कोई कमी है कि नहीं है। अगर कमी है तो तुरंत साथ में दोनों इलाज शुरू हो जाएगा, और नहीं कम से कम एक तरफ से दिमाग खाली हो जाता है कि भाई इसको देख लिया हमने, ये बिल्कुल ठीक है, अब ये हम मिल के इलाज करेंगे। लेकिन होता वो छोटा ही है। स्त्री जांच होती है, स्त्री की सब जब जांचें हो जाती है, जो स्त्री का एक रिपोर्ट आ जाती है कि साहब कहीं गड़बड़ नहीं मिल रही है, तो भाई एक बार पुरुष को भी देख लेते हैं। और पुरुष को जब बुलाया था तो उसमें शुक्राणु नहीं है। अब जब आके पुरुष अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं, जब मेरे आगे बैठते हैं लोग दंपति, तो पुरुष बड़ा चढ़ बैठता है कि मुझे क्यों बुलाया गया,
जब उनके कहते आपके रिपोर्ट में देखिए शुक्राणु नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर साहब ये क्या होता है? आप इनसे पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल सक्षम हूँ। मेरे को बुलाया गया, मैंने आप सक्षम हैं एक मर्द के तौर पे, लेकिन अब सक्षम नहीं है बाप बनने के तौर पे। तब जो फर्क है, जब मैं मेरी स्त्री से पूछ लीजिए, नहीं कोई शिकायत मुझसे नहीं है, मैंने वो कब शिकायत कर रही है बेचारी? वो तो कह रही है कि उसे बच्चा चाहिए और आपसे चाहिए। और जांच जो आपके लिए डॉक्टर ने करवाई है वो कह रही है जांच के आपके शुक्राणु है तो कमजोर है, नहीं है, कमजोर है तो भी इलाज होना है, नहीं है तो भी इलाज होना है। तो आप एक सक्षम पुरुष हैं, लेकिन आप पिता बनने के लिए सक्षम नहीं है। इन दोनों के अंतर को जब समाज में बात क्लेरिफाई हो जाएगी कि पति पत्नी का शारीरिक संबंध बना लेना बाप बनने के लिए काफी नहीं है, उसमें जो आपकी अपने शुक्राणु हैं, जो अपना जेनेटिक मटेरियल है, जब तक आप देंगे नहीं तो बच्चा आपका कैसे होगा? तो आपको अपना देना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल। अब वो जेनेटिक मटेरियल जब देते हैं वो जाता है शुक्राणु के माध्यम से। अब आपका शुक्राणु है नहीं, या कमजोर है, या कम है, या कोई भी विकार है, उसको निवारण तो करना पड़ेगा ना। तो उस निवारण के लिए एक पुरुष को सामने लाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा योगदान बराबर का है एक संतान के लिए। जब एक दंपति की औलाद नहीं हो रही है तो पुरुष और स्त्री दोनों को जिम्मेदार बराबर के हैं, क्योंकि दोनों के बच्चा होगा, बच्चा एक ही थोड़ी होगा। लेकिन अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी, और 2 दशकों से हालत ये हो गई है, या हर पुरुष में प्रॉब्लम देख रहे हैं। क्या कारण है, क्यों वजन बढ़ता जा रहा है? जो मेरी अपनी विश्लेषण है, क्योंकि किताब भी कहती है कि हमारी जीवन शैली बहुत खराब हो गई है, लाइफ स्टाइल हमारी बहुत खराब हो गई है। अब देखिए, आपका मैं एक मूल बात बताता हूँ कि शुक्राणु बनाने के लिए आपका पुरुष का हार्मोन चाहिए जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है, ये सब जानते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन को हम मानते हैं कि साहब मर्द को मर्द बनाता है, मूछें आती हैं, दाढ़ें आती है, जवानी आती है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन से शुक्राणु भी बनते हैं। वही शुक्राणु बनाता है, वही मर्द बनाता है। हो सकता है कि आपके इतना टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू हो कि आप में पूरी मर्दानगी हो, लेकिन इतनी ना हो कि शुक्राणु बन सके या कम बन सके। तो टेस्टोस्टेरोन बनने के लिए एक उसका सही भोजन जरूरी है। आप फास्ट फूड में चले जाइए, फास्ट फूड में क्या मिलेगा आपको? मैदा, कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाहट, लेकिन आपको तो बढ़िया वाला वसा चाहिए और प्रोटीन चाहिए। तो जो आपको एक नपा तुला पौष्टिक भोजन करते आ रहे थे लोग, वो खत्म होके पूड़ी, कचौड़ी, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, अब इन सब में एक एनर्जी लेवल तो है कि आप खा के काम कर सकते हैं, आप खा के जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपके सिस्टम बैठ जाएगा। और दूसरा ये भी लाइफ स्टाइल में चेंज हुआ, जैसे हमारे सोने का समय बदल गया, काम हम ज्यादा करने लगे, तो एक जो सोने जागने का क्रम बिगड़ा, उसका भी प्रभाव पड़ता है बहुत ज्यादा। तो टेस्टोस्टेरोन अगर आपने सही उपयुक्त भोजन लिया है, 7 घंटे की नींद पूरी होने के पश्चात ही बनता है शरीर में। बनने का समय सुबह 7 बजे, 6:30-7 बजे होता है, यानी कि आपको 10-11 बजे सो जाना चाहिए, तभी आप 7 घंटे पूरे करेंगे। क्योंकि आपकी अगर हम नींद के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो 3 फेज होते हैं। ये नींद आने से पहले थोड़ा सा शांति होनी, फिर गहरी नींद आ जाना, जिसको हम बोलते हैं कि NREM स्लीप, जिसमें कि आंखों की पुतली चलती नहीं है। फिर एक बोलते हैं REM स्लीप, जिसमें आंखों की चलती है। जब आंख की पुतली चलती है, REM स्लीप के दौरान ही धीरे धीरे हार्मोन की तेजी बढ़ते हैं, बनने पहले शुरू होते हैं। और पहचान पुरुषों में क्या है, हम बच्चों में देखते हैं कि साहब सुबह का टाइम पेशाब लगा है तो लिंग में तनाव, वो लिंग में तनाव जो लड़कों जवान लोगों को आता है सवेरे, वो उनकी टेस्टोस्टेरोन बनने की वजह से आता है। अब अगर आप 3 घंटे सोएंगे, 4 घंटे सोएंगे, 5 घंटे सोएंगे तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। फिर दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, तो हम 2 घंटा दिन में सोते हैं, 4 घंटा सोते हैं, तो हमको एक साथ एक मुश्त 7 घंटे सोना होगा, तभी हमारी वो क्रिया कंप्लीट होती है जिससे कि हार्मोन बनता है। और उसके बाद जब हार्मोन बन गया तो उसका तो इस्तेमाल चाहिए ना, फिर बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज हो। हम एक्सरसाइज शाम को करने आते हैं, जबकि उपयुक्त समय सुबह जब हार्मोन बन रहे हैं। तो अगर आप पूरी जीवन शैली को जैसे कि प्रकृति ने बनाया है वैसे फॉलो करिए,
समय से खाना, समय से सोना, समय से उठना, समय से एक्सरसाइज करना, तो आपकी बॉडी में कोई विकार नहीं आएगा। लेकिन हम कहते हैं कि अरे नहीं, हमें बहुत जल्दी है, हम नाश्ता नहीं करेंगे, हम ये खाना नहीं खाएंगे, हम रास्ते में से एक उठा लेंगे पैटी, एक सैंडविच खा लेंगे रास्ते में से, रास्ते में एक पूरी खा लेंगे। तो फिर ये सारा सिस्टम जो कि चाहिए हमारे साथ, जैसे बात करते हैं बिल्डिंग की, हम बिल्डिंग में जब देखते हैं हम तो रंगी पुती बहुत साफ बिल्डिंग है पड़ती है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर लोहा है, सीमेंट है, उसके अंदर सरिया बंधे पड़े हैं, उसके अंदर गार्डर लगे हुए हैं, तो वो दिखते तो किसी को नहीं ना। लेकिन अगर बिल्डिंग को बिना उसके बनाएंगे तो कितने दिन चलेगी, ढह जाएगी। वैसे हमारा शरीर ढह जाएगा और ढह रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। एक बांझपन या पुरुष का ये एक कारण, हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। जैसे कि हम लोग जब थोड़ा सा बात अलग ले जा रहे हैं कि एक पिछले 8-10 साल से क्लेरिफाई हो गया है कि जिन पुरुषों के डिस्फंक्शन होता है इरेक्टाइल, तो उनके अंदर हार्मोन्स कम होते हैं, इसलिए होता है डिस्फंक्शन। तो जब उनके डिस्फंक्शन शुरू होता है तो 5 वर्ष के अंदर 38% चांस है कि उनको पहला हार्ट अटैक आएगा। यानी कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो आज आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, हम नपुंसक नहीं कहेंगे, हाँ कमजोर हो गया, 5 साल बाद हार्ट अटैक हो गया, जवानी में हो रहा है। क्यों हो रहा है जवानी में सब है? क्योंकि आपके हार्मोन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आपका भोजन नहीं ठीक है। तो लाइफस्टाइल यही के मुख्य कारण है जो पुरुषों को परेशान कर रहा है। बीमारी जो है वो थोड़ी बहुत ही है, ज्यादा नहीं है, वो इलाज हो सकता है। लेकिन जो बीच वाले लोग आ रहे हैं, ग्रुप के लोग आ रहे हैं कि शुक्राणु हैं और कमजोर हैं, वो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। क्या इलाज है इसका? जब कारण हमको पता है तो निवारण बड़ा आसान है। जब हमको पता है कि अगर हम अपनी जीवन शैली को ठीक कर लें तो हम ठीक हो सकते हैं। और 90% मेरे मरीज, मैंने उनसे कहता हूँ भाई मैं आपको दवा नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ पौष्टिक चीजें दे रहा हूँ जो आपने बहुत जमाने से नहीं खाई है, तो उसको आप अपने भोजन के साथ जोड़ लीजिए। पहले भोजन क्या करना है वो हर मरीज को बताते हैं, उसके हिसाब से जो उसकी बॉडी वेट है क्या चाहिए उसको, फिर उसको साथ में उसके सप्लीमेंट्स देते हैं, मेडिसिन नहीं देते। और आपको ताज्जुब होगा कि 90% मरीज हमारे सप्लीमेंट्स और सही लाइफस्टाइल जीने से ठीक हो जाते हैं। मतलब डाइट से इसका इलाज? डाइट संबंध, इसका संबंध भी है और इलाज भी है। अच्छा, जीवन शैली ठीक करें, अच्छा भोजन करें, जो पिछले दिनों में आपकी चीजें कम हो गई हैं वो सप्लीमेंट खा लीजिए। अच्छा, कुछ इससे अलग भी कारण होते हैं, शारीरिक कारण कुछ? हाँ, जैसे आपका अंडकोश में जो नस जुड़ती हैं, जैसे शुक्राणु आते हैं, वो बनी नहीं, ज्यादा कॉमन नहीं है, है केसेस। आपका अंडकोश ही खराब बचपन में मम्स हो गए थे, तो आपकी उम्र 15-18 वर्ष की थी तो सारे अंडकोश खराब हो गए। आपको फाइलेरिया हो गया अंडकोश में, अंडकोश खराब हो गए, या कोई आपको पेशाब में इन्फेक्शन हुआ जो अंडकोश में चला गया, अंडकोश खराब हो गए। तो ये बीमारियां तो हैं, यदि बीमारियां नहीं, इनका भी इलाज है। इनका भी इलाज है। अच्छा, अब यहाँ तक इलाज हो गया है कि जिन पुरुषों के वीर में शुक्राणु नहीं होते हैं उनका इलाज होता है। वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जिसमें शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं, जो बन नहीं रहे हैं तो उनके लिए क्या करना है बनाने के लिए, ठीक है, रास्ता खुला है, सब ठीक है, शुक्राणु नहीं बन रहे क्योंकि उसमें हार्मोन नहीं है, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं कि लोग, आप लोगों जैसे जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास न जाके जो नीम हकीम टाइप सड़कों पे बैठे होते हैं डॉक्टर, उनके पास चले जाते हैं, इसकी क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं कि तब आपको दिखाना है, मैंने क्यों, आप सेक्सोलॉजिस्ट, मैंने पहले बोलता हूँ भाई मैं सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हूँ। सेक्सोलॉजी कोई हमारे मेडिसिन में ब्रांच ही नहीं है, ऐसी कोई ब्रांच ही नहीं है। हम लोग का जो मूल मंत्र है कि सारा शरीर स्वस्थ है या सारा शरीर अस्वस्थ है। अगर आपके अंदर हार्मोन की कमी है तो बहुत सी बातें सामने आएंगी, आप में अगर ब्लड शुगर हो गया तो बहुत सी बातें सामने आएंगी। तो अगर जो आपको, जिसको हम लोग गुप्त रोग कहते हैं, वो ऐसे नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो हम लोगों ने बनाई हुई मिथ्या है, और उसी गुप्त रोग का नाम लेके लोग मरीजों को ठगते रहते हैं। तो आपको गुप्त रोग है ही नहीं भाई, आपके सारे अंग में वही आपके सेल्स हैं, वही धमनियां हैं, वही आर्टरीज हैं, वही ब्लड है, वही सिस्टम है। जो अगर आज आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गए, जैसे मैंने बोला था, तो 5 साल बाद आपका हार्ट अटैक होने वाला है। क्यों?
कि वो दोनों जुड़े सिस्टम हुए हैं। एक ही है ना। शरीर में अगर विकार शुरू कहीं से भी हो सकता है और कहीं भी जा सकता है। अब अगर मान लीजिए विकार आपके जननेंद्रिय में हो रहा है तो गुप्त हो गया, और विकार आपके कहीं और हो रहा तो प्रत्यक्ष हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये मिथ जो है यही गड़बड़ कर रहा है। ये मुश्किल है कि साहब हम जाएंगे सेक्सोलॉजिस्ट के पास, तो मैं पहले ही बोलता हूँ भाई मैं सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। एंड्रोलॉजी का मतलब होता है कि पुरुष के स्वास्थ्य के बारे में जानना, जो पुरुषार्थ के साथ जुड़ी हुई बातें उनको जानना, लेकिन है शरीर से जुड़ी हुई वो अलग, शरीर का अंग अलग नहीं है कि आपने दवा दिया वो एक शरीर चालू हो गया बाकी शरीर बेकार हो गया। और ऐसी दवाइयाँ लोग देते हैं, कुछ मैं सुना है आयुर्वेद में कि आपको चाहे कितने बीमार हो आपका संबंध बन जाएगा स्त्री से, भले मर जाए। तो साथियों ये थी हमारी डॉक्टर साहब से आज की बातचीत। हम लोग फिर किसी मुद्दे पर, क्योंकि डॉक्टर साहब पुरुषों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और पुरुषों के बारे में बात करने वाले डॉक्टरों की कमी है। जो पुरुषों के बारे में नहीं बात करते हैं वैसे डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा है जिनका जिक्र हुआ गुप्त रोग के बारे में। आपको ये हमारी बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल हो आपके जो डॉक्टर साहब से हों, ताकि उस सवाल को लेकर हम अगली बार वीडियो बना सकें, तो ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका भी और जनता का भी। और आपने बहुत अच्छा अभियान चलाया है कि जनता को जागरूक करने का उन चीज़ों के बारे में जो कि आप लोग नहीं बताते। धन्यवाद।